गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है और आज उसका लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? साबुन के आवेशित बुलबुले का, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ठीक है, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल, तो ये टॉपिक हमारा है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने जो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि कोई भी चालक है, अगर उसे अपन सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व दे, कितना पृष्ठ आवेश घनत्व दे? सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व। कोई भी चालक हमारे पास है, उसको हम सिग्मा चार्ज डेंसिटी दे तो कितना प्रेशर होता है? P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये कंसेप्ट हमारा काम आएगा कि सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व देने पर कितना प्रेशर होता है बाहर की ओर? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए, अब साबुन के आवेशित बुलबुले के संतुलन की बात करें तो थोड़ा अपन 11th क्लास में चले, जो आपने पढ़ा हुआ है आप जानते हो। देखो, यदि साबुन के बुलबुले की त्रिज्या 11th क्लास का जो कंसेप्ट है पृष्ठ तनाव वाला, वो काम आएगा। उसको मैं यहां लिख रहा हूं, यदि साबुन के बुलबुले की त्रिज्या स्मॉल आर एवं जो पृष्ठ तनाव है क्या हो? कैपिटल टी। जो द्रव का पृष्ठ तनाव कैपिटल टी हो, तो जो प्रेशर होता है, जो दाब आधिक्य होता है, तो दाब आधिक्य, तो दाब आधिक्य बच्चों होता है पी एक्सेस बोलते हैं इसको। एक्सेस का मतलब क्या हो गया? आधिक्य, अधिक। तो दाब आधिक्य का मतलब होता है बच्चों 4T अपॉन आर। ये आपको ध्यान रखना है। यदि साबुन के बुलबुले की त्रिज्या स्मॉल आर एवं पृष्ठ तनाव, जो द्रव है उसका पृष्ठ तनाव कैपिटल टी हो, तो दाब आधिक्य पी एक्सेस बराबर होता है 4T अपॉन आर। ठीक है, नॉर्मली आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 2T अपॉन आर। लेकिन हमें पता है साबुन के बुलबुले में, ये हमने पढ़ा हुआ है, साबुन का जो बुलबुला होता है, साबुन के बुलबुले में कितने मुक्त पृष्ठ होते हैं भाई? 2 मुक्त पृष्ठ होते हैं। क्लियर है? साबुन के बुलबुले में 2 मुक्त पृष्ठ होते हैं, इसलिए इसका डबल हो जाता है। अगर बुलबुला वायु में बन रहा है तो दाब आधिक्य क्या होता है? 2T अपॉन आर। लेकिन साबुन के बुलबुले में 2 फ्री सरफेस होते हैं, तो दोनों पर प्रेशर लगता है, तो टोटल प्रेशर जो एक्सेस ऑफ प्रेशर है वो कितना हो जाता है? 4T अपॉन आर। क्लियर? अब देखिए, तो ये हमें पता है पी एक्सेस बराबर होता है 4T अपॉन आर। ठीक है, अब देखो, अब हमें आवेशित करना है इसको, साबुन के बुलबुले को हमें क्या करना है? आवेशित करना है। देखो, यदि साबुन के बुलबुले को यदि साबुन के बुलबुले को सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व
से आवेशित किया जाए, ठीक है। यदि साबुन के बुलबुले को सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित किया जाए तो भाई आपको पता है, तो एक प्रेशर लगेगा, कौन सा वाला। अब वो पृष्ठ तनाव के कारण नहीं है, ये वैद्युत दाब है। किसके कारण है ये? आवेशित करने पर। तो यदि साबुन के बुलबुले को सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित किया जाए तो वैद्युत दाब कितना होता है भाई? तो आपको पता है प्रेशर कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से चार्ज कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है वो क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों अब जो टोटल एक्सेस ऑफ प्रेशर होगा, सपोज करो इसको अगर मैं P1 मान लूं और इसको मैं P2 मान लूं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? सेकंड। तो ये तो हो गया पृष्ठ तनाव के कारण, यानी 40 अपॉन R दाब आधिक्य। और यहां पर जो दाब आधिक्य है वो क्या है? वैद्युत दाब है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो ये भी आउटवर्ड होता है और ये भी क्या होता है? आउटवर्ड होता है। अब यानी जो कुल दाब आधिक्य होगा वो कितना हो जाएगा, उसकी बात अपन करेंगे। देखो कुल दाब आधिक्य, एक तो पी एक्सेस वाला, ये एक्सेस है सपोज करो पी एक्सेस, और ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल जो दाब आधिक्य होगा वो कितना हो जाएगा कि भाई पी एक्सेस प्लस, भाई ये तो लग ही रहा है जो हमने पढ़ा है 11वीं क्लास में, 40 अपॉन R के बराबर। तो ये जो प्रेशर लग रहा है यानी बल इंटू क्षेत्रफल की बात अपन करें, ये वो वाला प्रेशर है पी एक्सेस प्लस, अब ये कितना हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कहने का मतलब चार्ज करने पर इतना दाब आधिक्य और बढ़ गया, तो अब जो दाब आधिक्य होगा वो कितना हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर होगा? 40 अपॉन R के, ठीक है। पी एक्सेस साबुन के बुलबुले पर दाब आधिक्य, लेकिन जब हमने चार्ज करा इसको, जब आवेशित करा तो इतना वैद्युत दाब और लगता है। ये वाला प्रेशर कौन सा है? वैद्युत दाब वाला, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अब इनको कौन संतुलन करेगा? पृष्ठ तनाव के कारण कितना? 40 अपॉन R। तो यहां से जो दाब आधिक्य आता है पी एक्सेस बराबर क्या आ जाएगा? इसको इधर ले जाएं तो 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो ये दाब आधिक्य का फॉर्मूला आ गया हमारे पास 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? थर्ड, ठीक है। अब मानो अपन साबुन के बुलबुला जो हमारे पास है उसे चार्ज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, गुब्बारा फुलाते जा रहे हो, फुलाते जा रहे हो, फुलाते जा रहे हो, तो क्या होगा? एक बार एक स्थिति ऐसी आएगी जब प्रेशर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, यानी दाब आधिक्य का मान क्या हो जाता है? जीरो, यानी बुलबुला फूट जाता है, गुब्बारा फूट जाता है। तो कहने का मतलब चार्ज करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब बुलबुले का दाब आधिक्य क्या हो जाता है? जीरो। उसी को बोलते हैं संतुलन की अवस्था। तो क्या लिख सकते हैं? क्योंकि टॉपिक है संतुलन के लिए, देखो संतुलन अवस्था के लिए संतुलन अवस्था के लिए पी एक्सेस क्या हो जाएगा? जीरो। दाब आधिक्य का मान क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मान रखें अपन कि 40 अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां संतुलन अवस्था के लिए क्या रिलेशन आ गया कि 40 अपॉन R इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 4। तो ये संतुलन अवस्था के लिए हमने एक कंस्ट्रेंट्स यानी प्रतिबंध निकाल लिया कि 40 अपॉन R
इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से आप बुलबुले की त्रिज्या निकाल सकते हो, सिग्मा निकाल सकते हो। क्लियर है? देखो यहां लिख दो मैं, इक्वेशन 4 तक हो गया। देखो इक्वेशन 4 से तो अगर अपन स्मॉल आर की बात करें, बुलबुले की त्रिज्या आपसे पूछें, बुलबुले की त्रिज्या, इक्वेशन 4 से बुलबुले की जो त्रिज्या होगी, जो रेडियस होगी, वो कितनी होगी? स्मॉल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, तो इसको ऊपर ले जाए तो 4 दूनी 8, यानी 8t एप्सिलॉन नॉट, 40 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 4 दूनी 8 t एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और ऊपर चला गया सिग्मा स्क्वायर नीचे। तो ये क्या आ गई भाई? बुलबुले की त्रिज्या। इक्वेशन नंबर 5। पृष्ठ आवेश घनत्व आपसे निकलवा ले। पृष्ठ आवेश घनत्व, तो यहां से आप देख रहे हैं सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल आर। तो यहां से सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल आर। इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। आवेश अगर आपसे पूछ ले, आवेश, तो आपको पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन ए, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो यहां से क्यू निकाले तो क्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू ए। तो आप बुलबुले की बात कर रहे हैं, बूंद या बुलबुला गोलाकार आकृति का होता है, तो सिग्मा की वैल्यू पुट करें अंडर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल आर, और ये होता है क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको अंदर भी लेके चल सकते हो, ये तो ऐसे रहने दो इसको। तो ध्यान रखें ये हम किसका मान निकाल सकते हैं? आवेश का। क्लियर है? ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन वाला टॉपिक, और इसी के साथ आपका 12th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका क्या नाम था? गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन काफी अपन कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर हैं, जिनमें से हमने 2 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस देखें। तो क्वेश्चन काफी मैं आपको करा चुका हूं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, तो चैप्टर नंबर 2 के ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो हमने किए हुए हैं वो तो आप कर ही सकते हो। तो कुछ और क्वेश्चन देखें जो आपसे नहीं हुए हो। तो मैं एक बार पढ़ लेता हूं सारे क्वेश्चनों को, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, स्पीडली अपन देख लेते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? एक समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण, एक समरूप आवेशित, एक समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण
समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। अधिकतम होती है। अचानक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो बच्चों हमें ऑप्शन क्या दे रखा है भाई, सेंटर पर होती है, केंद्र पर। बी ऑप्शन है केंद्र से सतह के मध्य, केंद्र से सतह के मध्य किसी बिंदु पर, ठीक है। और सी ऑप्शन है सतह पर। और जो लास्ट ऑप्शन है अनंत पर। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव आपका अनंत पर। तो बताओ, तो क्वेश्चन है समरूप आवेशित अचालक गोला, ठीक है। अचालक गोला आते ही आपको ध्यान हो जाना चाहिए हमने ग्राफ कैसे बनाया था कि भाई अंदर तो ऐसे था, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाता था, उसके बाद मान क्या होता है, कम होता है। तो ये तो अंदर था, ये सरफेस पे था, और ये कहां पर था, बाहर। तो आप देख रहे हैं यहां पर मैक्सिमम होता है ई, यानी सतह पर मान क्या होता है, अधिकतम। तो अचानक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहां पर होगी बच्चों, सतह पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वाले स्थान पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वाले स्थान पर ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व कितना होता है, ये क्वेश्चन है। और वो भी कहां पर, निर्वात में। ई वाले स्थान पर ऊर्जा घनत्व निर्वात में। तो बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है कि ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू इज इक्वल टू, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, हाफ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों, ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, यानी निर्वात की बात हो रही है, और ये क्या हो गया, जहां पर है ये स्थान वहां विद्युत क्षेत्र है ई, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 0.2 मीटर भुजा वाले, 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम, घन के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश, सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है, ठीक है। और आगे कह रहे हैं घन के प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक फलक से निर्गत, प्रत्येक फलक से, प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन। तो 0.2 मीटर भुजा वाला कोई घन है, उसके सेंटर पर कितना आवेश है, 1 माइक्रोकूलम आवेश। तो भुजा कितनी दे दी हमें, 0.2 मीटर। चार्ज का मान कितना है, 1 माइक्रोकूलम, यानी 10⁻⁻⁻6 कूलम। तो कह रहा है प्रत्येक फलक से कितना फ्लक्स निर्गत होगा। तो आपको पता है जब सेंटर पे होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, घन के सेंटर पर, यानी मैंने ये कोई घन बनाया, अगर मानो सेंटर पर कोई चार्ज हमारे पास है Q, ठीक है, ये मैं आपको बता भी चुका हूं। अगर सेंटर पर हमारे पास कोई चार्ज है
तो हम किस तरह निकालते हैं प्रत्येक फलक से? तो आपको पता है ये पूरा परिबद्ध हो गया, ये क्यू चार्ज पूरा सिमेट्रिक है, यानी पूरा ढका हुआ है, सेंटर पर है, तो ये पूरा परिबद्ध है, सममित है। तो जो फ्लक्स होगा वो इन सभी फलकों से क्या होगा बच्चों? निर्गत होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 6 फलकों से निर्गत विद्युत फ्लक्स यानी 5 टोटल, इस आवेश को 6 फलकों ने परिबद्ध किया हुआ है। कितने फलकों ने? 6 फलकों ने परिबद्ध किया हुआ है। तो टोटल जो फ्लक्स होगा, गाउस क्या बताता है हमें कि फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई Q आवेश हो गया, सममित है, सभी फलकों से गुजरेगा, 6 फलकों से गुजरेगा। घन में कितने फलक होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। तो 6 फलकों से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना हो गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? प्रत्येक फलक से बताओ। तो जब 6 फलकों से इतना, तो सिंगल एक फलक ले, एक फेस ले, हम सिंगल एक फलक से, तो कितना आ जाएगा बच्चों? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो Q का मान हमें पता है और ये तो आप जानते हो एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू आप रख सकते हो। ये फॉर्मूले को आप ध्यान रखें कि प्रत्येक फलक से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां Q का मान रख देना 10 की घात -6 कूलम। और जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो क्या बोलते हैं इसको? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं बच्चों? निर्वात की विद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी कितना विद्युत क्षेत्र वो सहन कर सकता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्या होता है? फैराड पर मीटर। क्लियर है? तो वैल्यू आप रख सकते हो। कंसेप्ट ध्यान रखें, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 3 हमने करा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? एक घन के अंदर प्लस माइनस Q आवेश वाले, एक घन के अंदर प्लस माइनस Q आवेश वाले, ये मैं करा चुका हूं। एक घन के अंदर प्लस माइनस Q आवेश वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखें। प्लस माइनस Q आवेश वाले दो द्विध्रुव परस्पर कैसे रखें बच्चों? लंबवत रखें। परस्पर लंबवत स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई फ्लक्स बताओ। क्या बताओ? विद्युत फ्लक्स। तो हमें पता है कि घन के अंदर प्लस माइनस Q चार्ज है, दो द्विध्रुव हमारे पास हैं जो परस्पर लंबवत है। तो आपको पता है कि द्विध्रुव के लिए परिणामी आवेश का मान क्या हो जाएगा? 0। दो द्विध्रुव हमारे पास है, ये मान ऐसे रखे हुए, सपोज करो -Q प्लस Q, और ये से सेंटर पे मान लो ये -Q और +Q, ये लंबवत हो गए। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। तो समेशन Q क्या होता है? 0। तो समेशन Q 0, तो फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा? 0। किसके नियम से? गाउस के नियम से। क्लियर? समेशन Q 0, तो फ्लक्स का मान भी क्या हो गया? 0। क्वेश्चन 5। अच्छा क्वेश्चन है, यानी कई बार मैंने देखा है कंपटीशन में क्वेश्चन को पूछते हैं काफी। देखो क्या है, एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर, साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करें, साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर क्या पूछता है कि त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी? मतलब कम होगी
ठीक है, बढ़ेगी या परिवर्तित होगी? ये क्वेश्चन है। साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या कम होगी, बढ़ेगी या परिवर्तित होगी? तो आप कैसे करेंगे भाई? साबुन का बुलबुला, अब आप किसी को नेगेटिव आयन दोगे, नेगेटिव बनाओगे, तो इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन आपको देने पड़ेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब दोगे तो मास भी तो आ रहा है। क्या आ रहा है? मास, यानी द्रव्यमान भी तो आ रहा है। किसी वस्तु को अब नेगेटिव बना रहे हो, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो मास भी तो लेके आ रहा है। इलेक्ट्रॉन में मास भी तो होता है। कितना मास होता है? 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। तो मास भी आ रहा है, यानी मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो उसका आकार बढ़ेगा। अगर मास बढ़ाओगे तो उसका क्या बढ़ेगा बच्चों? आकार बढ़ेगा। एक छोटी वस्तु, हल्की वस्तु, एक भारी वस्तु, तो इसकी त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर है? तो साबुन के बुलबुले को नेगेटिव जब आप करोगे तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, तो ये 5वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो एक कंसेप्ट तो इसका ये हो गया, और आप ये भी समझ सकते हो कि जब साबुन के बुलबुले को आप चार्ज करते हो तो क्या होगा? ये तो हो गया आपका एक देसी मेथड। और जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है कि साबुन के बुलबुले को आवेशित करें तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है। क्या होता है बच्चों? आवेशित करने पर साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा, बाहर की ओर बढ़ेगा प्रेशर, क्योंकि P बराबर क्या होता है? प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब प्रेशर बढ़ेगा बाहर की ओर तो उसका आयतन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, और उससे त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात कि साबुन का बुलबुला प्रेशर बढ़ रहा है बाहर की ओर, एक्सेस ऑफ प्रेशर। चार्ज करने पर सिग्मा बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा तो पी भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा फिर? जो हमने टॉपिक पढ़ा था इस तरह, ये तो आर त्रिज्या का था, तो जब हमने इसे आवेशित करा तो त्रिज्या कम हो गई थी ना, तो ये कितनी त्रिज्या कम हो गई थी? डी आर। यानी विद्युत क्षेत्र के आयतन में तो वृद्धि हो रही है। विद्युत क्षेत्र का आयतन, साबुन का गोले का आयतन नहीं, आयतन किसका बढ़ेगा? विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र के आयतन में क्या होगी? वृद्धि। लेकिन जो इसकी त्रिज्या है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, यानी क्या हो जाता है भाई? संपीड़ित हो जाता है। पढ़ा हुआ है अपन ने। त्रिज्या क्या हो जाती है? पहले त्रिज्या इसकी आर थी, तो आवेशित करने पर त्रिज्या क्या हो गई? आर माइनस डी आर। तो ऐसे भी देख सकते हो आप, त्रिज्या क्या होगी? कम होगी, बढ़ेगी? आप समझ सकते हो बुलबुले की त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी अगर छठा सातवां में करा चुका हूं पहले ही, 8वां 9वां भी करा चुका हूं, 10वां करा चुका हूं। 11वां क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 आपसे कह रहा है कि भाई कोई वर्गाकार सतह है। ठीक है, अब इसका जो तल है
इसका जो तल है वो विद्युत क्षेत्र से, ये मान लो विद्युत क्षेत्र हो गया, ये इससे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना बना रहा है? 30 डिग्री। ये वर्ग का तल हो गया। ये क्या है भाई? वर्ग का तल। तो कह रहा है फ्लक्स की गणना करो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है और वर्ग की भुजा आपको दे रखी है स्मॉल है। तो कह रहा है फ्लक्स बताओ। तो भाई आपको पता है कि जो हम फ्लक्स लेके चलते हैं फाई ई बराबर, वो क्या होता है? ई डॉट ए, यानी ई कॉस थीटा। तो यहां जो थीटा होता है वो ई और ई के बीच में कोण होता है। तो अब 30 डिग्री मत लेके चलना, 30 डिग्री तल के साथ है। तो हमें पता है कि इसका क्षेत्रफल सदिश ये होगा तल के लंबवत। क्षेत्रफल सदिश हमेशा कहां होता है? तल के लंबवत। ठीक है, तो अब ये ई और ए के बीच कितना एंगल होगा? ये तो 90 हो गया पूरा, तो ये कितना होगा? 90 माइनस 30, यानी कितना हो गया? 60। कितना एंगल हो गया भाई? 60 डिग्री। तो आप यहां थीटा क्या लेके चलोगे? 60 डिग्री। तो फाई बराबर ई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा क्या दे रखी है? ए स्क्वायर कॉस 60। तो फाई ई इज इक्वल टू ई स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। अब आ जाओ आपके न्यूमेरिकल्स पर। तो पहला दूसरा मैं करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक घन वाली बात हमसे की हुई है। घन वाली कि हमें घन से फ्लक्स की बात करनी है, घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स की हमें बात करनी है। तो अलग अलग जगह आवेश रखे हुए हैं, इसको मैं अलग से इस तरह समझा दूं आपको। देखो, दो तो हमने पढ़ लिए। जैसे मान लो हमारे पास, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मेरे पास कोई घन है। ये क्या है? कोई घन। और यहां पर ये हमारे पास मान लो क्या हो गया? घन हो गया। ठीक है, तो पहली स्थिति हम ले रहे हैं कि भाई हमारे पास घन के सेंटर पे चार्ज है। घन के सेंटर पे चार्ज है, क्यू आवेश घन के कहां पर हो भाई? केंद्र पर स्थित हो। स्मॉल क्यू आवेश घन के कहां पर हो? केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? अभी हमने करा है, पहले भी मैं समझा चुका आपको कि टोटल फ्लक्स कितना होगा? कि फाई टोटल, कुल फ्लक्स कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय गॉसेस लॉ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर घन के सेंटर पे चार्ज है तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर एक फलक से बात करें, एक फलक के लिए सिंगल फेज, एक फलक के लिए, तो फाई एक फेज के लिए कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर हमारे पास आवेश घन के केंद्र पर है तो टोटल फ्लक्स यानी 6 फलकों से कितना फ्लक्स निकलेगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक के हिस्से में कितना आएगा? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा केस,
अब आपसे कह रहा है कि ये मान लो जो घन था, उसके किसी एक फलक के सेंटर पे चार्ज है, या तो सेंटर पे था घन के, या किसी एक फलक के सेंटर पे चार्ज है। यानी अब हमारे इस वाले केस में क्यू आवेश जो है घन के किसी एक फलक पर स्थित है। ठीक है, क्यू आवेश घन के किसी एक फलक पर है, तो आपको पता है कि अब ये खुला हुआ है, अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, परिबद्ध करना पड़ेगा। इस वाले आवेशों की यहां से दिखाई देगा हमें, जो ये वाला सरफेस है यहां से परिबद्ध है, यहां से परिबद्ध, यहां से परिबद्ध, नहीं इस साइड से हमें दिखाई देगा, तो इस साइड को हमें परिबद्ध करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक घन को और लिया ऐसा का ऐसा और दोनों को चिपका दो, तो आवेश फिर परिबद्ध हो जाएगा। हमें शो नहीं होगा, आवेश शो नहीं होना चाहिए, परिबद्ध नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसको अपन देखो, इसको ऐसे समझ लें कि मान लो ये एक घन था, अब ऐसा कैसा दो घन, दूसरा घन और लिया है, और आवेश मानो यहां पर है, तो हो गया ना परिबद्ध। अब हमारा जो घन है, हमारा घन ये वाला है, हमारा जो अभिष्ट घन है वो तो ये वाला है, तो हमने ऐसा के ऐसा एक घन और ले आए इसको परिबद्ध करने के लिए। क्लियर है? तो अब क्या होगा कि जो इन दोनों घनों से, अब दो घनों से कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई एक ये वाला घन, एक ये वाला घन, यहां से भी फ्लक्स निकलेगा, यहां से भी फ्लक्स निकलेगा, दो घनों से कितना फ्लक्स होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक घन से कितना होगा भाई, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक घन से कितना हो गया, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो बात हो गई घन की, जो हमारा ये वाला घन है अभिष्ट घन, ये वाला, इसको मैंने ऐसे बना दिया। तो एक घन से कितना होगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात करें फलक की, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि घन से और उससे किसी एक फलक से, तो एक घन से हो गया क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो गुजरेगा फ्लक्स, तो इसमें आप कितने सरफेस लोगे, भाई अभी 6 फलकों से नहीं गुजरेगा। अब ऐसे मत करना कि 6 फलक मान लो और 6 से भाग दे दो इसमें। अब ये जो फ्लक्स होगा वो 5 फलकों से गुजरेगा। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर आवेश जिस फलक पे रखा होता है वहां से फ्लक्स नहीं गुजरता। ठीक है, क्यों नहीं गुजरता, क्योंकि उस फलक के लिए ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो समांतर हो जाती हैं, यानी इस फलक से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो कितने बचे, 5 बच गए। तो ये इसको कंसेप्ट बना लें कि अगर आवेश जिस फलक पर होता है उससे फ्लक्स नहीं गुजरता है, पहले बीच में था सबसे गुजर रहा था, ठीक है, तो क्योंकि समांतर होने पर थीटा क्या हो जाता है, 90 हो जाता है विद्युत क्षेत्र के कारण। तो जहां से अभी फ्लक्स है, मान लो ऐसे निकल रहा है क्यू, तो इससे समांतर हो जाएगा, बाकी सबके लिए क्या रहेगा, ये लंबवत रहेगा। ये वाला आवेश से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो बल रेखाएं इस फलक के समांतर हो गई। अगर इसको मैं नाम दे दूं ओ पी क्यू आर, तो इसके लिए समांतर हो गई। अब बाकी सबसे गुजरेगा, बाकी सबके लिए लंबवत रहेगा, एंड थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो अब इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो 5 फलकों से गुजरेगा। तो क्या हुआ, देखो 5 फलकों से कितना होगा, 5 फलकों से कितना है भाई, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? तो ये फ्लक्स जो गुजरेगा वो 5 फलकों से गुजरेगा। आवेश जहां पर होता है उस फलक को नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि वहां पर वो समांतर हो जाता है पृष्ठ के, यानी थीटा वहां क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है। तो 5 फलकों से कितना, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से कितना गुजरेगा, एक फलक से, तो अगर एक फेस की मैं बात करूं तो क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है?
5 फलकों से Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो एक फलक से कितना हो गया Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सेंटर पे होता है तो टोटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक फलक से Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। किसी एक फलक के सेंटर पर हो तो टोटल फ्लक्स क्या होता है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसको परिबद्ध करने के लिए एक घन हमने और बना लिया, क्योंकि आवेश अब यहां से दिखेगा, इस साइड से आवेश हमें शो होगा, तो एक घन को और चिपका दिया तो बीचों बीच आ जाएगा, दोनों से गुजरेगा, तो एक से Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो फ्लक्स होगा वो भाई इसके 6 फलकों से नहीं गुजरेगा, क्योंकि एक फलक के लिए समांतर हो गया, ये विद्युत बल रेखा उसके लिए समांतर हो गई, तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण हो जाता है 90 डिग्री, तो वहां से फ्लक्स नहीं गुजरता, केवल शेष जो 5 फलक है उससे गुजरेगा। तो आप इसको ऐसे भी एक कंसेप्ट बना लें कि जिस फलक पर आवेश होता है वहां से फ्लक्स नहीं गुजरता। क्लियर है? तो एक तीसरा केस है, ले ये तो सेंटर वाला हो गया और किसी एक फलक पे हो गया। अब मानो हमारा जो आवेश है Q आवेश घन की किसी कोर पर स्थित हो, ये पहले सेंटर पे था, दूसरा किसी फलक पर था, अब क्या ले रहे हैं किसी कोर पर हो, यानी अब हमारे पास ये जो घन हमने बनाया अब सपोज करो यहां पर है, किसी कोर पर है Q चार्ज, कहां पर है भाई किसी कोर पर। अब जो हमारा Q आवेश है वो घन के किसी भाई किस पर स्थित है, कोर पर स्थित है। तो अब कैसे करेंगे, अब इसको क्या करना पड़ेगा, परिबद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, परिबद्ध। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसको परिबद्ध करने के लिए हमारा एक सेंटर पे रखा हुआ है, तो आपको बताओ और कितने घन चाहिए, 1 2 और 3, 3 घन और चाहिए। आ रही बात समझ में? सपोज करो कोई घन आपको मिल जाए, अगर जैसे मान लो, ये ध्यान दें आप कि मान लो आपका घन है, कोई क्या है भाई घन, तो इसके मान लो किसी एक कोर पर है, कोर पर, ये कोर हो गए, कोर मतलब इसको मान लो अच्छा कोर हो, तो इसको परिबद्ध करने के लिए एक घन यहां चाहिए, एक घन यहां चाहिए, एक घन यहां चाहिए, तो कितने घन हो गए, 3, और एक ये है। हमारी बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q आवेश को परिबद्ध करने के लिए हमारी बात, एक इधर एक इधर एक इधर, Q आवेश को परिबद्ध करने के लिए हमें 3 और घनों की आवश्यकता है, 3 घन और चाहिए, ऐसा लिख दो, हमें 3 घन और चाहिए। हमें कितने घन चाहिए, 3। अब एक तो ये रहा, तो टोटल कितने हो गए, अतः कुल कितने घन हो गए, 3 तो और चाहिए, एक ये रहा, तो अतः 4 घनों से निर्गत होगा भैया, अतः 4 घनों से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है भाई? घन की जब कोर पर कोई चार्ज होता है तो उसको परिबद्ध करने के लिए हमें 3 और घनों की आवश्यकता होती है, तो अब इसको मिलाकर 3 तो और चाहिए, एक ये रहा, तो इसको मिलाकर कितने घन हो गए, 4।
तो 4 घनों से कितना फ्लक्स निर्गत होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक घन की बात करें, जो हमारा अभिष्ट घन है, तो एक घन से कितना फ्लक्स हो जाएगा, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो गया भाई, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब देखो, अब बात आती है एक फलक की, कि एक फलक से कितना गुजरेगा फ्लक्स, एक फलक से कितना गुजरेगा। तो मुझे पता है कि इस घन से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो आप तो ये देखें कि ये वाला जो कोर पर होगा जब चार्ज, तो कितने फलक को स्पर्श करेगा। तो आप देख रहे हैं, एक तो ये वाला स्पर्श करेगा, एक ये वाला स्पर्श करेगा, यानी अब इन दो फलकों से फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो ये इस पर भी स्थित है और इस पर भी स्थित है। क्लियर। ये वाला जो हमारा, जो मैंने इस तरह बाउंड्री बनाई है, तो ये Q आवेश इस वाले फलक पर भी स्थित हो गया, यानी कौन सा, O A B C D E F। तो ये जो Q आवेश है वो कौन से फलक पर है, O A F E को भी स्पर्श कर रहा है, और A B C F को भी क्या कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है। तो मैंने कहा था जहां पर आवेश होता है वहां से फ्लक्स नहीं गुजरता। तो अब हमारे पास कितने घन और बचे, 4। कितने सरफेस और बचे, 4, क्योंकि भाई 6 फलक होते हैं ना। अब ये दो तो नहीं गुजरेगा, क्योंकि इन पर वो ये टच कर रहा है, इनको स्पर्श कर रहा है, तो दो तो हो गए कैंसिल। अब ये जो फ्लक्स हमारा है कितने फलकों से गुजरेगा, 4 फलकों से। तो एक फलक से कितना हो गया, 4 का भाग दे दें इसमें, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा, Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। टोटल हो गया Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो फ्लक्स है वो कितने फलकों से गुजरेगा, 4 फलकों से गुजरेगा। ये फ्लक्स कितने फलकों से गुजरेगा, 4 फलकों से। तो एक फलक से कितना हो गया, 4 का भाग दे दिया, Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो लगभग हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, और जो और बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो सब फॉर्मूला बेस है। और फिर भी कोई क्वेश्चन आकर आपको समझ नहीं आया, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। तो नेक्स्ट अपन शुरू करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 3। ठीक है, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को आप करिए, जो नहीं है उसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में, क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर वगैरह लिख सकते हैं। क्लियर। थैंक यू।